Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 2nd June. तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास आज। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आज से हम सिलेबस वाइज जाएंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी, चाहे फिर वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हों या फिर मेंस की पर्सपेक्टिव से हों, एडिटोरियल्स भी हों, उन सभी को हम सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जीएस पेपर 1 की बात करें तो हियर हमारे पास ज्योग्राफी में एक टॉपिक है IMD's मॉनसून फोरकास्ट। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मॉनसून से रिलेटेड फोरकास्ट दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन टॉपिक से एक एडिटोरियल है, व्हेन 2 इज टू लिटिल। तो चाइना ने जो एक पॉलिसी स्टार्ट की है जिसमें 3 बच्चों की परमिशन दे दी है उन्होंने अपने सिटीजन्स को, तो इसके बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 से वी हैव 2 टॉपिक्स फ्रॉम सोशल जस्टिस टॉपिक। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये एक नई स्कीम आई है चिल्ड्रन के लिए, और ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर, ये एडिटोरियल है द हिंदू में। तो यहाँ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव डीएम एक्ट अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज। इससे रिलेटेड न्यूज़ ये थी कि रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा, बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास बुलाने की कोशिश की सेंट्रल डेप्यूटेशन पे, और उससे रिलेटेड पूरा पॉलिटिकल इशू है। हम पॉलिटिकल इशू को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डीएम एक्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। हेल्थ टॉपिक में से हमारे पास ये है H1N3 बर्ड फ्लू। चाइना ने रिसेंटली एक न्यूज़ दी है कि वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ह्यूमन को इस बर्ड फ्लू ने इन्फेक्ट किया हो, तो इसके बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से हमारे पास एक न्यूज़ इन प्लेस है, दैट इज़ बागराम एयरबेस, या कहाँ है, इसकी क्या रेलेवेंस है, इसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 3 में से है हमारे पास टॉपिक PMI, ठीक है। और जीएस पेपर 4 में आज के लिए कुछ भी नहीं है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। IMD में देखिए मॉनसून फोरकास्ट के बारे में है ये। IMD इंक्रीजेज मॉनसून रेन आउटलुक इन टू 101%। तो देखो जो IMD है ये क्या है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखता है कि जो भी हमारे यहाँ पे मॉनसून का फोरकास्ट होना है उसके बारे में, और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताता है। तो ये एक मेजर का यूज़ करता है जिसका नाम है लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पे ही ये हर साल क्वांटिटेटिवली बता पाते हैं कि कितनी मानसून इस बार होगी, कितना नहीं होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो अभी 88 सेंटीमीटर्स है हमारा, और इनका मानना है कि 101%, मतलब कि उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मानसून होगा। पिछली बार जब इन्होंने इसी साल का जो एस्टिमेट दिया था अप्रैल 16 में, वो दिया था 98% का, ठीक है। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, ये फोरकास्ट से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब है 50 सालों में जितनी भी रेनफॉल इंडिया ने एक्सपीरियंस की है उसका एवरेज लेके हम क्वांटिटेटिवली आगे के लिए सर्वेज देते हैं, आगे के लिए एस्टिमेट्स देते हैं कि अगले साल या इस साल कितनी बारिश होगी। ओके, तो एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर, तो ये 3 महीने में जितनी भी रेनफॉल होती है लास्ट 50 सालों में जितनी भी हुई है उसका एवरेज के बेसिस पे ये डिसाइड होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। और ये एक बेंचमार्क का काम करता है जिसमें क्वांटिटेटिव रेनफॉल को फोरकास्ट करने से हमको मदद मिलती है कि पिछली बार जैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 88 सेंटीमीटर है, तो इस बार माना जा रहा है 101% उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइक 88 100% है, उससे ज़्यादा ही इस बार रेनफॉल होगी। तो IMD जो है इस रेनफॉल को हर साल जो है वो फोरकास्ट करती है 5 कैटेगरीज में, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज कौन सी है, नॉर्मल और नियर नॉर्मल, ये होता है LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104% तक जब तक होनी होती है उसको नॉर्मल में कैटेगराइज किया जाता है। बिलो नॉर्मल में 90 to 96%, अबव नॉर्मल में 104 to 110%, डिफिशिएंट में लेस देन 90% जब मानसून होना होता है, एंड एक्सेस में होता है 110% से भी ज़्यादा ऑफ LPA, ठीक है। इसमें आपको बस ये याद रखना है 5 कैटेगरीज हैं और लगभग थोड़ा बहुत याद रखना है कि कौन सी क्या है। नॉर्मल का याद रखना रेंज 96 to 104 है। एक चीज़ और कि IMD ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ये ऐसा नहीं पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक ही एवरेज होगा, अलग अलग रीजन्स के बेसिस पे अलग अलग फोरकास्ट होते हैं, अलग अलग LPAs डिसाइडेड होते हैं या मेंटेन्ड होते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। IMD यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो IMD मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, ठीक है। IMD मेंटेन्स सेपरेट LPA फॉर डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस इंडिया,
तो मैंने आपको अभी बताया कि सेपरेट रीजन्स के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग LPA होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग IMD अलग अलग LPA मेंटेन करती है, तो यहाँ पे ओनली 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये है एक एडिटोरियल था आज, ठीक है, द हिंदू में। ये रिलेटेड है व्हेन 2 इज टू लिटिल, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा चाइना की सबसे पहले एक पॉलिसी थी जिसको कहा वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने, जहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की परमिशन थी, जो भी कपल्स, जो भी सिटीजन्स थे उनको। 1979 की ये पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी वो लाए थे देखते हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। आज भी आप सभी को पता होगा कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। 2015 में उन्होंने इस वन चाइल्ड पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी में, और 2021 यानी कि आज उन्होंने अलाउ किया है 3 चिल्ड्रन को, ठीक है। तो 3 चिल्ड्रन तक हो सकते हैं किसी भी कपल, किसी भी सिटीजन के इन चाइना। तो इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, यहाँ इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजिंग पॉपुलेशन। जो चाइना है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे, इसीलिए अब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ पे बची है, आई वुड नॉट से मेजॉरिटी, लेकिन एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है। आप इस एडिटोरियल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वंस इन अ डिकेड पॉपुलेशन सेंसस जो वहाँ पे हुआ, उसमें ये पता चला कि 18.70% जो पॉपुलेशन है, लगभग 19% पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ कितनी है? लगभग 8% हमारे यहाँ ये वाली पॉपुलेशन है, 60+ वाली, ठीक है। इनके यहाँ 18-19% है वो। और दूसरी चीज़, टू प्रिजर्व HR एडवांटेज, तो आप सभी को पता होगा ये कंसेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड का, यानी कि जहाँ पे भी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिस भी पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर वो स्किल्ड है, प्रॉपर्ली एजुकेटेड है, तो वही सोर्स होती है देश की पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसीलिए उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड यानी कि कोई बेनिफिट, कोई गेन होना। तो डेमोग्राफी रिलेट्स टू पॉपुलेशन एंड डिविडेंड रिलेट्स टू गेन, ठीक है। तो ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। वैसे ही चाइना भी चाहता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखे, इसीलिए उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अलाउ किया है। जेंडर इम्बैलेंस पॉपुलेशन, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, मतलब सन मेटा प्रेफरेंस आपने सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे की टर्म है ये। उसमें क्या होता है सन मेटा प्रेफरेंस में, कि अगर किसी इंडिया का एक फिनोमेना है ये, इसमें क्या देखा गया है कि अगर कोई कपल है और उसको, वो कपल तब तक बच्चे करता है जब तक उनको एक मेल चाइल्ड ना हो जाए, ठीक है। तो अगर पहली लड़की हुई तो दे विल गो फॉर द सेकंड चाइल्ड, सेकंड लड़की हुई तो दे विल गो फॉर द थर्ड चाइल्ड, थर्ड अगर लड़का हो गया तो दे विल स्टॉप, ओके। तो ये इसको कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। उसी तरह जेंडर इम्बैलेंस पॉपुलेशन यहाँ भी देखने को मिली। लाइक अगर एक ही चाइल्ड की परमिशन होगी तो फीमेल इनफोर्टिसाइड वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिली, जेंडर इम्बैलेंस पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। इसीलिए अब इसको भी कर्व करने के लिए, जेंडर इम्बैलेंस पॉपुलेशन को भी कर्व करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसे लाया गया है। देन यहाँ पे बात की गई है चाइना में कि चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को वहाँ पे, एंड ये इंडिया के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है कि चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है। एंड एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है ये इंडिया के लिए। वो कैसे? ये देखो, ये दूसरा आर्टिकल है, द हिंदू में ही आया है, ये पेज नंबर 8 पे आपको मिलेगा। ये हमको बताता है कि हमको क्या सीखना चाहिए चाइना से। तो दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पे आपको बताया। चाइनाज पॉपुलेशन नॉर्म्स सर्व एज अ वार्निंग फॉर इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, China's decision to relax 2 child norms and to allow couples to have 3 children is a warning for India। ठीक है, कि coercive population strategies जो हैं वो कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। हमने आज तक ध्यान दिया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हमारी कंट्री में हो रहा है उसको कैसे कर्ब किया जाए, लेकिन अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें, ठीक है। इससे ज़्यादा कम करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस ऑथर का, इन एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है। और उनका मानना है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, जो हम पॉपुलेशन कर्ब करने पर लगे हुए हैं, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो हमारे यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी, एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, हमारे यहाँ पे भी पॉपुलेशन क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट सिक्किम और लक्षद्वीप में तो अभी भी पॉपुलेशन क्राइसिस हो गया है। मैंने आपसे जब लक्षद्वीप वाला इशू डिस्कस किया था कल या परसों, तो उसमें हमने देखा था कि लक्षद्वीप का जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ पे, दैट इज जस्ट 1.4, और हमारा रिप्लेसमेंट रेट कितना है? 2.1। अच्छा, रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि जितनी पॉपुलेशन आज है
जब एक जनरेशन की डेथ होगी तो उतनी ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। दैट इज कि इसका मतलब है कि ऐसा करने के लिए आज पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए आज हमको 2.1 फर्टिलिटी रेट की ज़रूरत है, ठीक है। जबकि सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे एरिया में 1.4 है, और भी रीजन है जैसे दिल्ली, केरला, इसमें जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे कम फर्टिलिटी रेट है। यानी कि अब हमें रुक जाना चाहिए, अब हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का देखोगे तो उसमें भी आपको बताया हुआ है कि 2040 तक के डेमोग्राफिक आंकड़े उन्होंने दिए हैं। तो 2040 तक उनके अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि खुद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उनके अकॉर्डिंग 2040 तक वी विल बी हैविंग अबाउट 16% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि 60 प्लस एज वाली पॉपुलेशन हमारे पास 16% हो जाएगी। यानी कि हमारा हाल भी आज जैसा चाइना का हाल है वैसा होगा। तो इसीलिए हमें अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे हम कर्व करना चाहते थे, अब हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये एक नई स्कीम लाई है गवर्नमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले मैं यहाँ पे भी देखो दो आर्टिकल्स को कंबाइन करके मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो पीएम केयर्स फंड लाए हो चिल्ड्रन के लिए, उसकी आपने प्रॉपरली डिटेल्स नहीं दी है, तो आप उसकी डिटेल्स दो, ठीक है। अब ये जो स्कीम है ये ऑर्फन्ड चिल्ड्रन के लिए आई है। अब देखो कोविड चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स या गार्जियंस, जो भी उनके गार्जियंस थे, उनकी डेथ हो गई है। तो अब वो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, उनका ध्यान रखना स्टेट की जिम्मेदारी है, एज वी आर अ वेलफेयर स्टेट, ओके। डीपीएसपी में पढ़ा होगा आपने। तो इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। स्कीम बताऊं मैं आपको, उससे पहले इसकी नीड समझते हैं। देखो, एनसीपीसीआर जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो बॉडी है, ये नेशनल बॉडी है, चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है इंडिया में। इनका जो पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल, इसमें इन्होंने पता किया है कि कितने ऑर्फन हैं, कितने बच्चे हैं आज ऐसे जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है स्टेट से। तो इसमें पता चला कि लगभग 9346, लगभग 9,500 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फ्रॉम द स्टेट। इसमें से लगभग 7,500 बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, गार्जियन नहीं है। उसमें भी 1742 इतने बच्चे ऐसे हैं जिनको अबेंडन कर दिया गया है, और 140 ऐसे हैं, सॉरी 1742 ऐसे हैं जो ऑर्फन हैं और दोनों पेरेंट्स नहीं हैं जिनके, और 140 ऐसे हैं जिनको अबेंडन कर दिया गया है। तो ये डाटा हमारे लिए सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इतने बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। अब एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑर्फन हैं और जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया है, तीसरे ऐसे हैं। अब इसमें देखो, एक तो ये नीड होगी, दूसरी नीड ये हो गई कि क्योंकि बच्चे ऑर्फन होते जा रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को, इन आगे के आने वाले क्राइम्स को हमको अगर कर्व करना है तो इसके लिए हमें एक स्टेट इनिशिएटिव की ज़रूरत है, जो कि हमको देगा पीएम केयर्स फंड। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सोशोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, शेडो पेंडेमिक। ये सब, इन सारी जो ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हो रहे हैं ना, जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इस पेंडेमिक के, उन सबको डाला जा रहा है शेडो पेंडेमिक में। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं शेडो पेंडेमिक में, ठीक है। तो यू कैन यूज दीज टर्म्स फॉर योर मेन आंसर। तो इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट। एक बच्चा जो भी ऑर्फन हो गया है उसके नाम पे सरकार एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्टार्ट करेगी, और इसमें से उसे मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद उसको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और जब वो 23 ईयर्स का हो जाएगा जो भी बच्चा है, उसे 10 लाख रुपीज़ का एक कॉर्पस फंड मिलेगा लमसम में, ओके। देन स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाएगा। अगर मैं 11 to 18 ईयर्स के बच्चों की बात करूं तो उनके स्कूल एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, उनमें उनका एडमिशन कराया जाएगा। एंड देन हायर एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इजी लोन्स मिल पाएंगे उनको, ठीक है, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन कैसे है, जो भी ये वाले बच्चे होंगे, जो भी ऑर्फन बच्चे, जो भी इसके बेनिफिशरीज होंगे, उन्हें जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, जो पीएम जन आरोग्य योजना है, जिसमें बीपीएल लोगों को एक 5 लाख का
इंश्योरेंस दिया जाता है, उन बच्चों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब देखो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ अ स्कीम टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, ऐसे बच्चों के लिए ये स्कीम है, सही है। इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सच चिल्ड्रन फॉर लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस तो है आयुष्मान भारत योजना में, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ 18 ईयर्स एज तक के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन ये है एक एडिटोरियल। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये जो हम सिस्टम कर रहे हैं ये जम रहा है या नहीं जम रहा है, कि हम या फिर लास्ट में एडिटोरियल लें और अभी पूरे क्वेश्चन और इशू के फॉर्मेट में ही चलाएं। ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वाला पैटर्न जम रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये एडिटोरियल है, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड। तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पूरा इशू है। देखो, जब भी आप पढ़ो ना, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने मेंस के लिए, अभी मेंस का टाइम है, ठीक है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपको। तो कोविड अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोविड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। कोविड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड का एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड का फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाइल्ड पे क्या पड़ा, विमेन पे क्या पड़ा। ये सारी चीज़ें आप अलग से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। ओके, अब देखिए, चाइल्ड लेबर के ऊपर ये पूरा इशू है, और यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने ये बताया है कि कोविड के कारण चाइल्ड लेबर किस तरह से एम्पलीफाई हो गया है। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि कोविड ने ऐसी कंडीशंस पैदा की हैं जिसके कारण चाइल्ड लेबर एम्पलीफाई हो गया है। पहले से ऐसी कंडीशंस थी, लेकिन अब और बढ़ गई हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई, पहली चीज़ बताई इन्होंने, दो तरफ से मार पड़ रही है, जो भी पुअर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का। एक तो स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों पे ये मार पड़ रही है कि वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, दूसरा पेरेंट्स पे ये मार पड़ रही है कि उनको काम नहीं मिल रहा। तो अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो स्कूल या एजुकेशन को किस तरह से फंड करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को भी किस तरह से फंड करेंगे। ओके, देन ये बताते हैं कुछ डाटा के बारे में कि अभी ग्लोबली 152 मिलियन चिल्ड्रन आर अंडर चाइल्ड लेबर एंड 73 मिलियन आउट ऑफ दीज 152 73 मिलियन आर अंडर हजार्डस वर्क्स। ठीक है, तो 152 मिलियन चिल्ड्रन आज भी चाइल्ड लेबर में है। और एनएसएस रिपोर्ट के बारे में बताती हैं। एनएसएस रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसा बताती है कि जो छोटी एज ग्रुप है 6 to 13, यहाँ पे तो लगभग 95% बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 14 to 17 ईयर एज के जो बच्चे हैं, वो उनका जो स्कूल गोइंग रेट है दैट इज़ जस्ट 79.6%। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं सिर्फ 80% 14 to 17 ईयर एज के बच्चे हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, एजुकेशन उनको मिल रहा है। बाकी मतलब लगभग 20% जो बच्चे हैं दे आर इनटू चाइल्ड लेबर। फिर ये बात करते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क की, कि बच्चे जब चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं तो उनके ऊपर कई तरह की रिस्क होती है। एक तो उनका फ्यूचर स्टेक पे आ जाता है, उनके पास एजुकेशन नहीं होता, उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, और एक विशियस साइकिल बन जाती है। ठीक है, जो आप इंटरजनरेशनल हो या इंट्रा जनरेशनल हो, मोबिलिटी नहीं हो पाती एक लोअर क्लास से या एक पुअर सेक्शन से एक अपर सेक्शन की तरफ। ओके, तो पुअर क्वालिटी जॉब्स यहाँ पे मिलती हैं उनको, और ये एक विशियस साइकिल हो जाती है, फिर उनको लाइफ टाइम इसी साइकिल में घूमते रहना पड़ता है। देन सेंसस की बात करें, सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 10 मिलियन बच्चे आज ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं इंडिया में। ये 2011 का डाटा है, याद रखना है ना, अभी आना है नया डाटा। और ये इसमें एक अच्छी चीज़ ये बताई गई है कि 2001 से तो कम है ये डाटा। ठीक है, 2001 में और ज़्यादा बच्चे थे, अभी तो कम हो गए हैं। इसके लिए इन्होंने पॉजिटिव्स भी बताए हैं। मनरेगा जब से स्टार्ट हुआ तो जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, लगभग सभी को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उसके कारण बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों को काम पे भेजना कम किया। देन आरटीई राइट टू एजुकेशन आया, तब से स्कूल्स में शिक्षा फ्री हो गई, जिसके कारण पेरेंट्स को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीस कैसे भरेंगे। फिर एमडीएमएस यानी कि मिड डे मील स्कीम आई, इन्होंने और इंसेंटिव दिया बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि मिड डे मील स्कीम में ये कहा गया कि जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन भी दिया जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक इंसेंटिव था कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो। उसके बाद इंडिया ने आईएलओ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 कन्वेंशंस भी साइन किए हुए हैं जो चाइल्ड लेबर से रिलेट करते हैं, 132 एंड 182।
पेंसिल पोर्टल बनाया है एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये पेंसिल पोर्टल बनाया है। ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो, NGOs हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी कोऑर्डिनेट करते हैं इस पोर्टल के थ्रू टू कर्ब चाइल्ड लेबर। देन अब इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं चाइल्ड लेबर के बढ़ने के? एक तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कोविड के कारण। देन रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले क्या होता था, तो देखो पहले क्या होता था, पहले ऐसी चीज़ होती थी कि पहले जो भी पेरेंट्स होते थे वो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में जाते थे, पैसे भेजते थे और बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी रूरल एरियाज़ में। लेकिन अब क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है रूरल एरियाज़ में, इसीलिए चाइल्ड लेबर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। देन सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स कम है, ठीक है, लैक है सोशल प्रोटेक्शन का। स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो स्कूल्स बंद होने से और बच्चे फ्री हो गए हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि अब आप काम पे जाओ। डिजिटल डिवाइड है, देखो आज ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, लेकिन फिर भी हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है। ये डिजिटल डिवाइड और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को। अब हमें ज़रूरत क्या है, हमको एक कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेटेड एफर्ट करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को आगे आने की ज़रूरत है। SDG गोल 8.7 इसके बारे में बात करता है और 2021 को इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए UN का इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी घोषित किया गया है। तो कुल मिला के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल और नेशनल लेवल पे, ठीक है। देन बात करते हैं DM एक्ट की। तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि आपको पता होगा चीफ सेक्रेटरी जो हैं बंगाल के, उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुला लिया गया अंडर DM एक्ट। वो नहीं गए, उसके कारण उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाए जाने की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। तो इसके लिए प्रोविजन है DM एक्ट में। तो DM एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसका जो सेक्शन 51 है उसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी पर्सन इनकी जो सेंटर के ऑर्डर्स हैं रिलेटिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो नहीं मानता है, तो उसके ऊपर 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और अगर उसके इस रिफ्यूज़ल के कारण, ऑर्डर्स को मानने से इनकार करने के कारण किसी की डेथ हो जाती है, किसी के जान पे बनाती है, तो वहाँ पे तो 2 साल तक का ये हो सकता है, ठीक है, 2 साल तक की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। और ये पूरा इशू जो था ये यास साइक्लोन के कारण था कि यास साइक्लोन के कारण वेस्ट बंगाल में जितने भी इश्यूज हुए उसके लिए DM एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था, लेकिन ये नहीं गए, ठीक है। तो ये इसकी पूरे में बात है। तो अब यहाँ पे DM एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो DM एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद ये एक्ट लाया गया जिसके अंदर पूरा मैनेजमेंट की बात की हुई है कि किस तरह से डिजास्टर को हम मैनेज करेंगे। सेक्शन 2D जो है वो डिफाइन करता है डिजास्टर को। यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी का भी प्रोविजन है, यानी कि मैं जिस सेक्शन की बात करी थी सेक्शन 51 की, वो सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। यहाँ पे फाइनेंस इसको कौन देता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड देता है। अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करूँ नेशनल लेवल पे, तो सबसे ऊपर आता है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और ये काम करती है पॉलिसीज बनाने का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेशनल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी की कमेटी की बात करूँ तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाती है और एग्जीक्यूट करती है पॉलिसीज को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ तो ये ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसमें स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में पूरे देश की रक्षा करते हैं, देश को इस दुविधा से, इस डिजास्टर से बचाते हैं। ओके, तो ये पूरा इशू था। और देखो इसमें एक चीज़ कही गई है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कि सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट जो है वो इसकी बात करता है क्रिमिनल लायबिलिटी की, लेकिन वो 2 कैवेट्स भी छोड़ता है। वो ये कहता है, ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि 2 केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, जब या तो उन्होंने, जिस भी पर्सन ने रिफ्यूज़ किया है ऑर्डर्स मानने से, या तो उनके पास कोई रीजनेबल कॉज हो, या फिर उन्होंने जो ऑर्डर से रिफ्यूज़ किया है उसमें कोई लीगल परमिशन या लॉफुल एक्सक्यूज़ हो उनके पास। तो इनका मानना है, इन एक्सपर्ट्स का, कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास दोनों चीज़ें थी, एक जेन्युइन कॉज था, रीजनेबल कॉज था, और लीगल उनके पास परमिशन भी थी इसको लेकर। हालांकि इतना पॉलिटिकल इशू में हमको नहीं जाना है, हमको मेनली इस एक्ट पे ध्यान देना है। तो इसका क्वेश्चन ये है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ इनकरेक्ट याद रखना, इट डेजिग्नेट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम एज ए नोडल मिनिस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री के फॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये डेजिग्नेट करती है, ये सही है। सेक्शन 51 के अंतर्गत anyone refusing to comply with the order is liable with the punishment of imprisonment up to 1 year
तो देखो 1 साल तक की इम्प्रीजनमेंट होती है, ये सही है, ठीक है, 1 साल, और कुछ केसेस में 2 साल भी होती है। इट हैज़ द प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर प्रोन जोन्स। तो डिजास्टर प्रोन जोन्स का इसमें प्रोविजन है नहीं है, ठीक है, यही इसका क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का, कि हर कंट्री की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें इसका प्रोविजन होता है डिजास्टर प्रोन जोन्स का, इंडिया में नहीं है। तो अच्छा, ये इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट मान लेना, मैं भूल गई इसको करेक्ट गलत करना। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, H1N3 बर्ड फ्लू। तो ये बर्ड फ्लू जो है, ये चाइना ने बोला है कि पहला ह्यूमन केस आया है इसको लेकर, और ये जो है ये एक लो पैथोजेनिक लेस सीवियर स्ट्रेन है वायरस का, एवियन इन्फ्लुएंजा है ये, यानी कि बर्ड्स से होता है। और ये जो इन्फ्लुएंजा है यानी कि जो H1N3 जो बर्ड फ्लू है, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कम होता है, ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चाइना ने कहा है। अब देखते हैं चाइना की बात पे कितना विश्वास करना है। अब एवियन इन्फ्लुएंजा देखो 3 तरह का अभी तक आए हैं, H5N1, H7N9, H9N2। तो जो H5N1 है ना, ये पोल्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इंडिया में भी हो चुका है। H7N9 जो है, इसके कारण कई सारे ह्यूमंस की भी जान गई थी इन द पास्ट। ओके, और एक H9N2 है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये 3 तरह के होते हैं, A, B, C। ए वाला जो होता है ना, ये मेजरली बर्ड्स में होता है, और कभी कभी बहुत रेयर केस में ह्यूमंस में फैलता है। बी और सी वाले जो है ना, ये मेजरली ह्यूमंस में होते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। अब इससे प्रिवेंट करने का क्या स्टेप्स हो सकते हैं? एक तो जो भी कांटेक्ट है डेड पोल्ट्री से, सिक पोल्ट्री से, इसको कम करना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट जो लाइव बर्ड्स हैं उनसे भी कम करना चाहिए, वो भी कम करना चाहिए। और फूड हाइजीन, मास्क वगैरह पहनना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन अवेयरनेस होनी चाहिए। और फीवर एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो अगर, तो उस केस में डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था H1N3। अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है, और भी चीज़ें आएंगी इसके बारे में, तब डिस्कस करेंगे और, ठीक है। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। H1N3 स्ट्रेन ऑफ द बर्ड फ्लू इज हाईली ट्रांसमिटिंग वन। तो ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, गलत, कम ट्रांसमिट होता है, ठीक है, बहुत कम ट्रांसमिट होता है। इन 2019 इंडिया को फ्री बोल दिया गया था एवियन इन्फ्लुएंजा से, तो फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा इसको डिक्लेयर किया गया था, सही है। और इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भी ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री हो चुका है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये है हमारा बागराम एयर बेस, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान से यूएस के ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जो बाइडेन ने ये अपनी नई पॉलिसी लाए हैं वो, कि हम अफगानिस्तान से विड्रॉ करेंगे, और उनका पहले एक एयर बेस था बागराम बेस और इससे वो विड्रॉ करने वाले हैं। तो ये जो बागराम एयर बेस था, ये सोवियत्स ने बनाया था 1980s में, और ये एक सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था यूएस का इन अफगानिस्तान। तो ये कहाँ है, इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखो, ये है अफगानिस्तान, ये जो छोटा सा है ये कॉरिडोर जो इंडिया से टच करता है, ये है वाखन कॉरिडोर। इसके बाद ये हेरात है, मज़ार शरीफ, काबुल, कंधार। तो देखो, काबुल तो इसकी कैपिटल है, जहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में इंडिया ने हेल्प करी थी। ये है काबुल के पास में बागराम एयरबेस, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बागराम एयरबेस रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड वेयर। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ओके। और एक और चीज़ कि यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप, ठीक है। ये जो ऊपर है ये वाखन कॉरिडोर है, और कुछ 8-10 किलोमीटर्स की ही जो बॉर्डर है वो हमारी और अफगानिस्तान की लगती है, इसको डुरन लाइन कहते हैं, ओके। देन पीएमआई के बारे में, ये लास्ट आज का आर्टिकल है, पीएमआई, ठीक है। ये क्या है? ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब देखो, ये पूरा इशू क्या है, तो ये जो पीएमआई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। पहले ये 55 था, ठीक है, अप्रैल में, अब ये 50 हो गया है। तो ये क्या है इशू, पूरा उसको समझते हैं। ये बिजनेस एक्टिविटी का एक इंडिकेटर है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए इंडिकेट करता है कि कितनी बिजनेस एक्टिविटी हुई है। और ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है, ठीक है। सर्वे यानी कि जो लोग हैं, जो बिजनेस में मेनली इन्वेस्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनसे सर्वे होता है ये, और उनका परसेप्शन यहाँ पे मेजर किया जाता है। परसेप्शन की बात हो रही है, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं और उनके परसेप्शन को यहाँ मेजर किया जाता है, उस बेसिस पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बनता है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। इनको कंबाइन करके एक कंपोजिट इंडेक्स भी बनाया जाता है। ये सेपरेटली होता है और कंपोजिट इंडेक्स बनता है, और इसमें एक क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और उसके बेसिस पे फिर इसको नापा जाता है कि कितना है।
50 जो है ये यहाँ पे रेफरेंस नंबर है। देखिए अगर PMI 50 है यानी कि न्यूट्रल है इकोनॉमी, 50 से ज़्यादा है तो मतलब एक्सपांशन देखा जा रहा है बिजनेस में, और 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है। इस बार 50.8 है, ठीक है, मतलब लगभग न्यूट्रल ही है। पिछली बार 55 था, यानी कि ग्रोथ जो है इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कम हुई है देन लास्ट मंथ। ओके, और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, पिछली बार 55 था, अब 50 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ हुई है लेकिन कम ग्रोथ हुई है। ओके, PMI जो है ये हर मंथ की स्टार्टिंग पे ही रिलीज कर दिया जाता है। बाकी जो ऑफिशियल डाटा होता है वो बहुत लेट आता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंडिया में। ओके, अब मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PMI। तो एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पब्लिश्ड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गलत है, बाकी सब तो सही है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है। अ फिगर अबव 50 डिनोट्स एक्सपांशन इन बिजनेस एक्टिविटी, एनीथिंग बिलो 50 डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो 50 से ऊपर एक्सपांशन, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है, तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।